राजद ने 22 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बल्कि 32 टिकट राजद ने अपने 22 माले और सीपीआई के लोगों को दिया है, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं। और गाली किसको देते हैं? ओवैसी को और अख्तरुल ईमान को कि लोग वोट काटने आए हैं। अरे तुमको सिर्फ 2 नजर आए और अपने परिवार से तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हमारी हो सकती है? आपने अभी अख्तरुल ईमान की तकरीर में सुना कि कितनी नौकरियों से हमको हाथ धोना पड़ा। हमारी आबादी में 2 करोड़ हम आबादी में और नौकरी हमको नहीं दी जाती है। तो बताओ ये कैसे इंसाफ होगा? अगर काराकाट की जनता ये समझ रही है कि मैं सिर्फ जज्बाती नारे लगाने से मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मैं ओवैसी के सभा में आकर ठहर कर उनकी तकरीर को सुनकर अगर चला जाऊंगा तो मुझसे इंसाफ हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, इंसाफ उस वक्त होगा मेरे भाई जब आप वोट डालेंगे मायम पार्टी को, जब आप अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। ये जो लड़ाई हम और अख्तरुल ईमान और इंजीनियर आफ्ताब साहब, हैबर साहब और ददन पहलवान लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, इन मासूम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल आपका होगा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब हमारी जिंदगी का शमा गुल हो जाए, मगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है ताकि आने वाले कल में तुम किसी की गुलामी ना कर सको। तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो ताकि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा हो सके। बल्कि मैं बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? MY के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर बताइए आप, एक ट्रेन में रेलवे पुलिस का एक शख्स गोली मारता है ट्रेन में, तो आप देखते हैं कि मरने वाले का ताल्लुक बिहार से था। दरभंगा के बाजू मधुबनी की गांव का रहने वाला जिले का कोई राजद का नेता जाकर उस मरने वाले के घर पर जाकर उसको पुरसा नहीं देता। हम गए, हैदराबाद से गए, रहने वाला बिहार का था मगर राजस्थान में रहता था, हम वहां पर गए। बताइए आप कब तक ये नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम नौकरी दे देंगे। अरे भाई, तुम नौकरी अगर दे रहे हो तो बताओ, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की है, हमसे इंसाफ क्यों नहीं हुआ? कितने साल हुकूमत थी अख्तर भाई राजद की? 17 साल 15 साल राजद की हुकूमत थी। 15 साल मुख्यमंत्री लालू राबड़ी, फिर उनके बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बताइए आप कब तक ऐसा नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है, उस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। 1 तारीख को आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब यही राजद की सरकार थी, नीतीश मुख्यमंत्री थे, तो सीवान में एक 7 साल का मासूम बच्चे का नाम क्या था? 7 साल के सीवान का 7 साल का बच्चा है, 8 दिन जेल में रहता है और 8 दिन उसकी मां जेल के बाहर खड़े रहती है कि पहले तो 7 साल के बच्चे को जेल में नहीं डाला जाता। उसकी मां रो रो कर कह रही थी कि मेरा बच्चा बच्चा है, ये 18 साल का नहीं है, ये 16 साल का नहीं है, इसको छोड़ो, इसको बच्चों के घर में रखो। मगर 7 दिन तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सीवान में बच्चा जेल में रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किसने आवाज उठाई? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। CAA का कानून जब पार्लियामेंट में मोदी की जालिम सरकार उठा रही थी, बना रही थी कानून, 300 बीजेपी के MP के सामने मजलिस के 2 MPओं ने 300 बीजेपी के MP के सामने कहा ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते।
ये काला कानून है। हमने उस बिल की कॉपी को मोदी और अमित शाह की आंखों के सामने फाड़कर उसको फेंक दिया पार्लियामेंट में। बताइए, आज मोदी कहते हैं, आज बीजेपी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यकसा सिविल कोड लेकर आएंगे। अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिमागों पर जोर डालकर अपने आप से सवाल करो कि अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो क्या राजद का माले का कोई एमपी उठकर उसकी मुखालिफत कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं, या छोड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम देख लेंगे। मेरे भाई, आप ताकतवर हैं मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। और रहा सवाल हमारे प्रधानमंत्री का, मेरे भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। ना, हंसने की बात नहीं है। उन्होंने कहा यह बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए, यानी एक साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार, कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं, फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला एक शक्ति, एक मकसद के तहत उनको यहां पर पैदा किया है। मोदी जी, जब कोविड के 2 वेव हुए तो बिहार के नौजवान जब मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या इसीलिए ऊपर वाले ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको तकलीफ पहुंचाई जाए? बताओ मोदी, जब आप कह रहे हैं कि आपको ऊपर वाले ने काम के लिए रख दिया तो आपने पूरे देश को बंद कर दिया। 130 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी ने चंद घंटों की भी मोहलत नहीं दी और कहा कि भाइयों बहनों लॉकडाउन होगा, देश को बंद कर दिया मोदी ने। और मोदी कहते हैं कि मैं एक शक्ति है, मुझे किस खास काम के लिए भारत में यहां पर काम करने के लिए रखा गया। मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं।